हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की इतनी अधिक मांग थी कि खुद इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा आपका कथन है वो कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊन व रेशम निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊन व रेशम निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। तीसरा देखते हैं कथन, भारत में संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ वांडाना शैली के कपड़ों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से जो सही इसमें होगा वो केवल पहला और दूसरा है, और तीसरा जो कथन है वो गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं व्याख्या में। अठारहवीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की इतनी अधिक मांग थी कि इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। अतः पहला कथन सही है। मसालों की तलाश में आए पुर्तगालियों ने सबसे पहले केरल के कालीकट में डेरा डाला और यहाँ से वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी ले गए। इस सूती कपड़े को उन्होंने कैलिको कहा, जो बाद में हर तरह के सूती कपड़ों के लिए प्रयोग किए जाने लगा। अर्थात सूती कपड़े को वो लोग कैलिको कहने लगा। भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से इंग्लैंड के ऊन और रेशम व्यापारियों बेचैन थे। तो जो भारतीय कपड़ा कितना लोग फेमस हो गया था कि जो इंग्लैंड का ऊन एवं रेशम व्यापारी था वो लोग काफ़ी इसके दबाव महसूस कर रहा था, बेचैन हो गए थे। और 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया, और संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। अतः दूसरा कथन भी सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि वांडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, उसको पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। तो पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में बुनकरों द्वारा तैयार भारतीय कपड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 19वीं सदी की बात कर रहा है। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें 18वीं सदी के बारे में बात कहा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें है 19वीं सदी। तो 19वीं सदी में बुनकरों द्वारा तैयार भारतीय कपड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। बिल्कुल सही है, करना पड़ता था। और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। और 19वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत के सोलापुर और पश्चिम भारत के मदुरा बुनकरी का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये गलत है,
कि मदुरा जो है वो कहाँ है, ये दक्षिण भारत में, जबकि सोलापुर पश्चिम भारत में। तो थोड़ा उल्टा पुल्टा दे दिया है ये। आगे बढ़ेंगे। जो चौथा कथन है वो कह रहा है 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई, जिससे खादी को बल मिला। तो प्रयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो प्रयुक्त कथन में से पहला, दूसरा और जो चौथा कथन है वो सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं व्याख्या। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ा उत्पादकों को यूरोप और अमेरिका जैसे बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से आए कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। साथ ही भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। अतः पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। ऐसे प्रभाव भारतीय कपड़ा उद्योग को पतन की ओर ले गए। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से भर गए थे और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। और ऐसे प्रभावों के बाद भी भारतीय कपड़ा बुनकरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ऐसे प्रभावों के बाद भी भारतीय कपड़ा बुनकरी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। अतः पश्चिमी भारत में सोलापुर और दक्षिण भारत में मदुरा 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। अतः कथन जो तीसरा है वो गलत है, क्योंकि उल्टा उसमें दिया गया था, दक्षिण को पश्चिम कर दिया गया, पश्चिम को दक्षिण कर दिया गया था। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई और 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी थी। तो भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली जो बड़ी लहर थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी थी। तो दूसरा कथन कह रहा भारत में लोहे एवं इस्पात में औद्योगिक विस्तार प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ। और तीसरा कथन है टीपू सुल्तान की तलवार में खास विशेषता वाली वुर्ज स्टील का प्रयोग हुआ था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं इसका। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली लहर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी। टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी पैनी थी कि वह लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुर्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो उस समय पूरे दक्षिण भारत में बनाई जाती थी। टीपू सुल्तान की तलवार की एक विशेषता यह भी थी कि उसकी मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। और अभी जो कुछ ही साल पहले इंग्लैंड में नीलामी हुआ था टीपू सुल्तान का तलवार, वो 143 करोड़ में बिका। सोचिए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर
भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी? तो ये हुआ था कहाँ? बम्बई में हुआ था 1854 में। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। यह कताई मिल थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। भारत में लौह इस्पात कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में लौह इस्पात कारखाने के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है, भिलाई स्टील संयंत्र के लिए अयस्क की आपूर्ति का स्रोत ढूंढने में बंगाल के तांती समुदाय के लोगों ने सहायता की थी। नहीं, ये गलत है, तांती समुदाय नहीं किया था, ये तो गलत कथन हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टिस्को का क्या फुल फॉर्म है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सुवर्ण रेखा नदी के तट पर की गई। बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से केवल जो दूसरा कथन है वो सही है, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लेते हैं। भिलाई स्टील संयंत्र के लिए अयस्क की आपूर्ति का स्रोत ढूंढने में सहायता करने वाला समुदाय अगरिया समुदाय था। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक राजहरा पहाड़ियों को ढूंढने में भी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे की सहायता की थी। अतः पहला कथन गलत हो जाता है। बंगाल का तांती एक प्रसिद्ध बुनकर समुदाय है। जो तांती है वो बंगाल का एक प्रसिद्ध बुनकर समुदाय है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के जुल्हे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय भी बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में सुवर्ण रेखा नदी के तट पर हुई थी, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में की जाने वाली बुनाई तथा इससे संबंधित शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में की जाने वाली बुनाई तथा इससे संबंधित शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। बिल्कुल सही है। जामदानी बुनाई के लिए उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। और तीसरा कथन, वांडाना शैली के कपड़े उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में बनाए जाते थे। नहीं, तो इसका जो गलत कथन है, तो इसमें पूछ भी रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो उपयुक्त में से इसका जो तीसरा कथन है वो गलत है। यहाँ इसका आंसर होना चाहिए था किस शहर में होता है ये? राजस्थान और गुजरात में होता है वांडाना शैली का। तो केवल जो तीसरा गलत है देख लेते हैं। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई की भारी बाजार था और वहाँ एक स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई है। अतः पहला कथन सही है। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर कड़गे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः स्लेटी या फिर सफ़ेद भी होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। बंगाल में स्थित ढाका और उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। अतः जो दूसरा कथन है वो सही हो जाता है। और तीसरा कथन के बारे में देखते हैं। तो तीसरा कथन गलत है, क्योंकि वांडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट होता है। तो कोशिश है हर एक वीडियो में एक ही चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, आप लोग ज़रूर शुरू से देखिए। क्लास 6 से लेकर मैंने करवाया है। तो जो NCERT सीरीज है दृष्टि पब्लिकेशन के, इसमें आपको ओल्ड एंड न्यू NCERT का दोनों चैप्टर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग न्यू जो ओल्ड वाला है, न्यू नहीं, ओल्ड को सबसे पहले देखते हैं। ओल्ड NCERT का चैप्टर, उससे संबंधित जो MCQ इसमें दिया गया, मतलब फॉर्म क्वेश्चन। फिर हम लोग देखते हैं जो न्यू NCERT का चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन।
तो हम लोग का टारगेट है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है तो उससे पहले हो जाए, बीपीएससी पीटी से पहले पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी को तो सही रहेगा। टारगेट तो यही है, देखते हैं। और साथ ही साथ ये आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी के इसमें बेसिक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो जिन लोगों को एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।